अस्सलामुअलैकुम, देख रहे हैं आप सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठ साहब, जिन बोतल से बाहर आया है उसको वापस बोतल में बंद करना है, हो जाएगा? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। फिर क्या किया जाए? फिर बोतल तोड़ दी जाए। बोतल तोड़ दी जाए। हाँ, ताकि ये आज पैमाने हटा दो यारो। हाँ बिल्कुल हटा तो पैमाने तो पता नहीं हटाए या नहीं हटाए, लेकिन कमीशन बन गया। कमीशन बन गया और जो लोग ये कमीशन डिमांड कर रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि बाद में वो रिग्रेट करेंगे। मगर चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। वाह, आपने तो प्रेडिक्शन पहले ही दे दी कि वो रिग्रेट करेंगे। अच्छा, वो क्या करेंगे वो बाद में आता मरहला। जो अब हुआ, कैबिनेट ने किया शहबाज शरीफ साहब की, वो ये कि उन्होंने एक कमीशन बनाया और इसका हेड बना दिया जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। 2013-14 में वो रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ TORs भी उन्होंने अप्रूव कर दिए। सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके मुकम्मल ये छानबीन करेगा। 60 डेज़ का 2 माह का टाइम होगा इसके पास। वो ये देखेगा कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, और ये भी तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था। किसी और मामले की जांच करने का इख्तियार भी इस कमीशन को होगा, और तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। ये एलामिया था कैबिनेट का। बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये जो मैंने TORs में से कुछ आपके सामने रखे, वो रखे इसलिए कि मुझे आपकी इंसाइट चाहिए इस पे कि इनका क्या मतलब है। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये इंतखाब कैसा है। देखिए, ये जज हजरात ने तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट की थी ना जी, कि आप राय दें कि क्या होना चाहिए। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी और प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके साथी बैठ गए और फैसला ये हुआ कि एक कमीशन बनेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस साहब के साथ मशावरत करके किसी को हेड कमीशन का हेड लगाएंगे, किसी रिटायर्ड जज को। ये फैसला वहाँ हुआ। तो पहले ही जैसे ये फैसला हुआ तो यहाँ कुछ तबसरे शुरू हो गए कि ये चीफ जस्टिस साहब को खुद करना चाहिए था, सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था, खुद कमीशन बनानी चाहिए थी जज हजरात की, और ये हुकूमत के पास क्यों गए हैं। तो क्योंकि पावर तो है चीफ जस्टिस साहब के पास। तो उसमें भी फिर आगे बात ये हुई कि पता ये चला कि चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट जो बुलाया था डिस्कस करने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसी आवाज़ें आई जिसमें इत्तेफाक नहीं हो सका। और लगता ऐसे था कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो नहीं चाहते थे कि वो ये इस किस्म के मामले में खुद बैठें। वो जिसे कहते हैं ना, दे वांटेड टू पास द बक, कि कोई और करे। अब ये क्यों था ऐसे? देखिए, आपको याद होगा कि जब जस्टिस सिद्दीकी के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया तो वो किया उन्होंने ये किया कि नोटिस लेके इनको बुलाया तक नहीं कि आप आके कोई गवाही दें, और इनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया कि ये आउट ऑफ स्टेप थे, मिसकॉन्डक्ट थे, छुट्टी करा दी। चले, वो तो उस वक़्त के जजेस जो थे वो बड़े प्रो एस्टैब्लिशमेंट जजेस थे, तो तवक्को यही की जाती थी कि वो इसको सुनेंगे भी नहीं। कोई सुनते तो फिर अखबारों में आता कि ये हुआ। तो इस दफ़ा क्या हुआ, जब उनकी अपील में वो सुना गया तो फिर भी इन्होंने ये कहा कि उस वक़्त इनको सुना नहीं गया था, इसलिए वो जो सारी कार्रवाई थी वो गलत थी। इनको फिर नहीं सुना, इनको फिर नहीं बुला के पूछा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या सबूत है। जजेस जा ही नहीं रहे हैं उस तरफ जहाँ के कोई आके इनके आगे कोई गवाही रखे कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी एजेंसी की तरफ से फ़लाना बंदा आया फ़लाना नहीं आया, क्योंकि वो खबरें बनेंगी। तो जज तो कह जाएंगे जो कुछ, बाद में अगर कोई एविडेंस मिलती है या नहीं मिलती वो बात की बात है, मगर नाम तो आ जाएंगे ना। स्टेशन कमांडर का नाम आ जाएगा, फ़लाने का नाम आ जाएगा, फ़लाने का नाम, तो वो बदनामी तो एजेंसियों की हो जाएगी ना। और ख़ुद लोग सोचना जो चाहेंगे वो सोच लेंगे, नाम आ जाएंगे बाहर, और एविडेंस कोई नहीं होगी। तो मतलब जजेस के हक़ में कुछ फैसला नहीं हो सकता, मगर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तासुर क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी भी यही मेरा ख्याल है जजेस ने यही सोचा होगा कि अगर हम ये सारी कार्रवाई करेंगे तो फिर एविडेंस तो होएगी नहीं, और अगर एविडेंस नहीं होगी तो फिर हम फंस जाएंगे। अगर हमने जजेस अपने साथियों के खिलाफ कोई फैसला किया तो लोग कहेंगे लो जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो गिटें बह गई है, ठीक है ना जी। और अगर उनके खिलाफ करते हैं तो अदालत अपने अंदर जो बगावत ना हो जाए, क्योंकि सबको पता है ऐसी चीज़ें होती हैं।
तो मेरा ख्याल है इसलिए दे पास द बक ऑन। और गवर्नमेंट ने भी ये सोचा कि बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखा जाए, ये ना हो कोई ऐसे जजेस ऐसी बातें शुरू हो जाए और ये मामला कहीं और चला जाए। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम एक कमीशन बना देते हैं, TORs बना देते हैं और जल्दी से जल्दी इसको कहते हैं ख़त्म करें, क्योंकि जितनी देर लंबी होगी तफ्तीश की बातें बाहर निकलेंगी। नहीं तो इतने दिन में हो जाएगा काम जितना बकेड़ा है। तो इससे यही समझ आ रही है कि निपटाना है इसको। अच्छा। मिट्टी पानी है। अच्छा। और मौका नहीं देना कि कोई बातें ज़्यादा बाहर आए। तो यही कि जी बस सुन लिया, एविडेंस कोई नहीं मिली, तो बातें बड़ी थी, हो सकता है इसमें हकीकत हो, मगर एविडेंस कोई नहीं थी, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। और शायद इन जजेस को भी इस तरीके से इस मामले को अप्रोच नहीं करना चाहिए था। अच्छा। अगर ये ख़त लिखे ही थे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं, चीफ जस्टिस साहब के साथ बात कर लेते, या ख़त चीफ जस्टिस साहब को लिख देते, और ये हमारे अंदर ही रहती है ये बात कि उसके साथ जुडिशरी का भी बदनामियाँ हैं और उधर इस्टेब्लिशमेंट का भी। और जुडिशरी का बदनामियाँ कैसे आयशा, ये बताओ तुम। कैसे? वो ऐसे है कि वही बातें निकलेंगी ना कि आप 6 महीने साल चुप रहे, आप इधर गए उधर गए, आज क्यों किया, कल क्यों नहीं किया था। और फिर आपका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जब आप टक्कर लेते हैं तो वो चुप करके बैठी रहती है। नहीं मन दसो तुम अब एवे तो नहीं कहते ताकतवर, क्या कहते हैं, ताकतवर हल्के। जी क्या जी, ताकतवर हल्के जी, यही कहते हैं ना। हम तो नाम लेने से कतराते हैं। अच्छा। मतलब कांपे टांगती हैं। अच्छा। तो यहाँ तो फिर नाम भी लेने पड़ते हैं। हाँ। तो अब हुआ ये, मैं ये समझता हूँ कि ये होगा क्या होगा ये कि जैसे ही ये बातें थोड़ी बहुत बाहर निकलेंगी ना, तो जजेस के खिलाफ बहुत सी बातें निकलनी शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने लेटर लिखा उनके कुछ ना कुछ इल्ज़ामबाजी। अच्छा। कि इसने फलानी स्टेज पे ये किया था, फलाने वक्त ये किया था, फलाने को इसने सिफारिश की थी, इनके ये वेल्थ स्टेटमेंट है। आपने देखा काजी फायज ईसा के खिलाफ कितना गंद उछाला गया था जी। उनकी अहलिया के खिलाफ, उनके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ। दुनिया जहां से चीज़ें काट ले आए, बिल्कुल मलबा बना दिया था और डाल दिया था। काजी फायज ईसा बड़ी मुश्किल से निकले, फिर रेफरेंस बड़ी पावरफुल है। अभी तो वो उन्होंने सब इकट्ठा किया हुआ है। ये 6 जजेस हैं ना, तो उनके पास तो 12 जजेस क्या, उनके पास पिछले भी थे, अगले भी थे, जड़े आण वाले भी ने, वो भी फाइनल लैके बैठे ने। अच्छा। तो वो मतलब है फाइनल दे विच अद्धा काम जड़ा नंबर 2 होंदा। ओके। ठीक है, बिकॉज वो जिस लेवल के लोग फाइल का पेट भरते हैं, वो उनके पास वो इतनी कुव्वत ही नहीं होती, इतनी ताकत ही नहीं होती, इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि कोई सही चीज़ें लिखे। इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। इस मुल्क में जब इल्ज़ाम लग जाता है ना, तो आधे पाकिस्तानी तो कहते इल्ज़ाम सही है। हाँ। और बाद तुसी जिन्नी मर्जी क्लैरिफिकेशन देते रहो, और नहीं जी लिखा गए जी, बिकॉज वी आर वेरी सिनिकल पीपल। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई दाग नहीं निकलेगा। अच्छा। कुछ नहीं होगा। और ये जो जज हजरात है, इनको और गंदा किया जाएगा। अच्छा, लेकिन जो जज रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल फैसला ही नहीं किया, और वो हमेशा जिन्होंने मरम पट्टी कर देने और इधर कट के इधर लै जाते हैं। अच्छा। जिलानी साहब का ब्यूटी यही है कि इज अ नॉन कंट्रोवर्शियल जज। मगर आपको तो इससे बेहतर क्या पता कि एक ज़माना था, मेरे ख्याल कब की बात, 2018 की बात है, कि जिलानी साहब को पीटीआई ने नॉमिनेट किया था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। याद है आपको? यस, बिल्कुल याद है। तो आज पीटीआई कह रही है हम इनको नहीं मानते। हाँ, शेर अफजल मरवत साहब सेड अनफिट है, ये मिसफिट है। तो अब तो ये सारी गिलानी क्लैन जो है, दे रिलेटेड टू ईच अदर, सदर्न पंजाब रिलेटेड, और इनकी सारी सबकी जो हमदर्दियाँ हैं, वेदर मंडेन और नॉन मंडेन, वेदर मटीरियलिस्टिक या नॉन मटीरियलिस्टिक, या फैमिली रिलेशंस, या ये वो, देर ऑल विद पीपल्स पार्टी। थोड़ी सी टिल्ट है वहाँ, मगर देर ऑल गुड अपराइट पीपल अपनी तरफ, मगर देर ऑल वेरी स्टेबल, सॉलिड, एंड नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो। तो इसलिए मैंने जब कल बात की थी तो मैंने रेकमेंड किया था नासिर मुल्क साहब। जी जी। ठीक है, तो वो ही इज़ नॉट सच अ कंजर्वेटिव और प्रो एस्टैब्लिशमेंट पर्सन। वो एंटी भी नहीं है, प्रो भी नहीं है, ही इज़ अ फेयर मैन एंड ही इज़ अ ब्रेव मैन। तो मगर वो क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको नहीं सिलेक्ट किया जी। नामों में आ रहा था उनका भी नाम, लेकिन नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको पूछा और उन्होंने ना कर दी, अभी क्लियर नहीं है। मगर और इन्होंने मेरा ख्याल है कि सद्दक हुसैन जिलानी साहब का नाम इसीलिए लिया है, एक तो ये है कि तसल्ली है एस्टैब्लिशमेंट को भी और गवर्नमेंट को भी कि
कोई ऐसी गल नहीं हुई, गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि कहेंगे पीटीआई को तो एक्सेप्ट होना चाहिए था, इन्होंने तो खुद इनको नॉमिनेट किया था, तो इनका क्या प्रॉब्लम है, ये सोच के किया। ये नहीं पता कि आजकल दी पीटीआई जी है उन्होंने नहीं पता खब्बा हथ खड़ा सज्जा हथ खड़ा वो ਜਿਹੜਾ उठता बोल दिंदा कि ठीक है तो गलत है तो सो एंड सो। आजकल तो मैं भी छोटा जहा बढ़िया हाँ, मेरे हक भी एक दो चीज़ें पीटीआई कर रही है। नहीं, आप उनके हक में बात करते हैं ना, इसलिए कर रही है। तो इसलिए मतलब है कि पीटीआई का क्या कहने है जनाब, जो आसमान की तरफ देखते हैं और जो दिल में आता कर देते हैं। हाँ, ये ज़रा इस पे तफरीक भी आप हमें बताएं कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर देखी जा रही है कि बैरिस्टर गौहर तो कमीशन को मुस्तरद कर रहे हैं, हामिद खान साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब हेड करते हैं, लार्जर बेंच बना देते, और जो शेर अफजल मरवत साहब है वो कह रहे हैं हम इस कमीशन को चैलेंज करने जा रहे हैं। हर एक की लाइन अलग है, और पीटीआई इस्तीफे का मुतालबा भी कर रही है चीफ जस्टिस से। हामिद खान कह रहे हैं उनकी सरबराही में आप बेंच बना दें, और वो कह रहे हैं इस्तीफा दें। तो यही हो रहा है ना पीटीआई के अंदर। कोई कहता है कि हम मरवत को नहीं मानते, हम चीफ मिनिस्टर को नहीं मानते। उधर इमरान खान साहब जो है वो भी शायद आप डिस्कस करना चाहेंगे आज कि वो ज़्यादातर उनकी एतमाद जो है वो वकीला हज़रात जी शेर अफजल मरवत साहब हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर उन्होंने फोकल पर्सन उन्होंने मुकर्रर किया, और एक न्याजी साहब है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की उमर न्याजी, मतलब क्या बात है। हाँ, तो जमहूरियत है ना। हाँ, जमहूरियत है, उसके अंदर भी जमहूरियत है, जो मर्जी कर लो। तो अब बात ये है कि ये मेरा ख्याल है कि ये कमीशन जो है इसमें नुकसान जो है वो जुडिशरी का हो जाएगा, और शायद इसीलिए मैंने जिलानी साहब को सिलेक्ट किया है कि यार नुकसान किसी का ना होने देना। अच्छा। जजेस उनको कहेंगे साडा नुकसान ना होने देना, तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि साडा नुकसान ना होने देना, और ये कमीशन विल बी अ फ्लॉप। इसमें कुछ नहीं निकलेगा इस कमीशन में से। ये ज़रूर एक बात निकलेगी कि बड़े कंप्लेंट्स बड़े आ रहे हैं ऑफ इंटरफेरेंस, अब एविडेंस नहीं है मगर एक परसेप्शन क्रिएट हो रही है, और इस परसेप्शन को नहीं होना चाहिए। रियासत के इदारे हैं, जुडिशरी भी है, एजेंसियाँ भी हैं, ये नहीं होना चाहिए ना, मगर किसी के ख़िलाफ़ कोई मैं नहीं समझता कुछ बात होगी। अब ये जजेस हज़रात जो है वो नाम लेंगे ना कुछ लोगों के कि जी फलाना मेरे पास आया था जैसे, तो वो नाम तो आ जाएंगे बाहर, ठीक है, मगर क्या उसके बाद कोई एक्शन होगा? नो। आपका ख्याल है कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? नो, नहीं, वो तो खुद ही बख्शिश कर दी ना, तो उन्होंने एफिडेविट दे दी ना कि मैं तो मिली ही नहीं, तू की कहना मैं तो मिला, मैं तो मिली ही नहीं। उस वक्त गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया ना, शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब भी मजबूर थे, उन्होंने भी कह दिया मजबूर, सारे मजबूर। हाँ, तो ये जो 6 जजेस हैं ये तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के पास तो आ जाएंगे अगर उन्होंने बुलाया, आपने कल ही फरमाया अपना रोना धोना करेंगे, वो नोट करेंगे, मगर उसके बाद वो पूछेंगे कोई एविडेंस दें। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे जी कैमरा लब लिया, वो कहेंगे जी कितने कैमरा, वो कहेंगे जी कैमरा अच्छा एलो कैमरा, चल मैं ये हो सकता है कहीं कैमरा ही नहीं है, वो तो इसे सुट देता सी, तो फिर तो खत्म होगी गल। अगर वो कहेंगे कैमरा है, कहेंगे ले आओ, कहेंगे प्ले करो, वो कहेंगे ये कुछ निकलता कुछ नहीं पिया, ठीक है, तो मगर कैमरा तो ऐसी, वो कहेंगे निकलता कुछ नहीं पिया, तो फिर who knows when it was put there, who did it for you or for anybody else, तो वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो मतलब है कि और अगर निकलता भी है कुछ तो कैसे प्रूव करेगा कि आयशा ने मेरे कमरे में लगाया है? बिल्कुल हो सकता है पहले 6 महीने पहले किसी ने किसी और दे कमरे, हर बारी तो नहीं हो जज, एनीथिंग कैन हैपन। व्हाई आर यू अक्यूजिंग इन द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इट? इट कुड बी सम अदर रैकेट, तो नथिंग विल गेट प्रूवन। बड़ा मुश्किल है ना ये काम प्रूव करना। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि सिविल जज जैसे होंगे, इनके पास इख्तियारात, ये रिटायर्ड जज हैं, तो लेकिन क्या ये बुला सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, काजी फाइज ईसा को बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं, उमर अता बंदयाल साहब को भी बुला सकते हैं, सबको बुला सकते हैं। सवाल ये है कि बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मेरा ख्याल है बुलाएंगे। अच्छा, हाँ, उसकी वजह एक हियरिंग तो होगी ना कि बंदयाल साहब सर चीफ जस्टिस, वन चीफ जस्टिस टू अनदर चीफ जस्टिस, अ सीनियर चीफ जस्टिस टू अ जूनियर चीफ जस्टिस। तो यही होगा कि बंदयाल साहब आपको इल्म था इस बात का, ये आए थे आपको बताने, ये हुआ था ये नहीं हुआ था, और बंदयाल साहब जो है वो भी बड़े कॉशियस, तो क्या जवाब देते हैं। मगर फिर आएगी बात वहीं कि आपने कोई तफ्तीश की, नहीं की, क्यों नहीं की, कोई जवाब नहीं। तो ये इसी किस्म की चीज़ें चलेंगी और वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, और द जजेस विल ऑल लुक बैड बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जजेस ने कुछ नहीं किया। क्या किसी जज ने बुला के किसी ऑपरेटिव को बाय नेम बुला के पूछा कि ये हुआ है ये नहीं हुआ? किसी ने नहीं किया। दिस इज अंडर डिस्कशन, बट ये बात कि आप वज़ीर आज़म को तो बुला लेते हैं, लापता अफराद के मामले पे भी बुला लेते हैं, लेकिन आज तक अगर आपके पास शिकायत आई हैं तो आपने किसी हाजिर सर्विस
एहलकार को बुलाया कि नहीं? नाम लेके बुलाया? तो अब ये है कि अगर नाम लेके किसी को बुलाया भी हो, आज तक तो मुझे नहीं यही याद कि किसी को बुलाया होगा, डीसी शीसी ਨੂੰ बुला के ਠਾਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना, वो बेचारे सिविलियन वो बेचारे वैसे ही काम पे टांगरी होती है। तो किसी कर्नल या किसी ब्रिगेडियर ਨੂੰ बुलाण ना, तो फिर बुलाण ना और सीधे अगू कह देंगे नहीं होया ही नहीं है काम। हाँ सर, लेकिन रिटायर्ड भी नहीं आते, वो तो रिटायर्ड भी नहीं आते, हाजिर सर्विस तो दूर की बात। अब तो बस कर दो। नहीं, कहने का मतलब है कि ऐसा जजेस ये कर सकते हैं ना, सबको बुला सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, हम अगर बुलाएंगे नहीं, और जिनको बुलाएंगे और वो अगर आ भी गए और वो शायद आ भी जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी चले बुला, मेरा ख्याल है बुला लेना चाहिए। वो आके एफिडेविट भेज देंगे कि मैं डिनाई करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं हुई। तो मतलब है कि इट विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है, बट ये ज़रूर होगा कि इसमें जजेस की सारे लोग कहेंगे लो जी एक ही कर दे पैसा, इनके खिलाफ वो इस्टेब्लिशमेंट ऐसे पूरी कैंपेन चलेगी इनके खिलाफ, और जैसे हमारे साथी भी साथ होंगे। हाँ। ज़ाहिर है उनको लीक की जाएंगी चीज़ें, वो अपने वीलॉग से लगे होंगे जी वो फलाने जज ने यह किया था, फलाने जज ने यह किया। हाँ। उन्हें रजिस्ट्रार के ज़माने चाहे होया थे, तो किसी सारे जो ना ये मड स्लिंगिंग जो है वो बढ़ेगी आपके ख्याल में। बट यहाँ पे जो इसका सियासी पहलू है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस भी बहुत से हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन जजेस के ख़त को बहुत उछाल रही है अपने बयानिए को तक़वियत देने के लिए कि प्रेशर आता है जजेस पर, वो फैसले देते हैं। अब हुकूमती मौक़िफ़ इन केसेस की समाअत के दौरान तो ये भी हो सकता है कि आप तो उन 6 जजेस में शामिल थे, ज़रा ख़ुद को एक तरफ कर लें, तो फिर क्या होगा? फिर करना पड़ेगा। अगर ये पूरा अगर एक इधर से काउंटर ऑफेंसिव होता है, हाँ। कि ये 6 जजेस अब पीटीआई केसेस में नहीं बैठेंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट, तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर इनको उठना पड़ेगा, ये नहीं बैठ सकते। तो फिर चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस के ऊपर प्रेशर आएगा, वो 3 मेंबर कमेटी जो बैठती है कि किस केस पे किसको बैठाना है, वहाँ भी इशू बन जाएंगे। ये जो सारा मामला हुआ है ना, आपस में जो डिस्कशन हुई इनकी कि कैसे इसको निपटना है इस चीज़ को, तो उसमें यही फैसला हुआ कि मेजॉरिटी का कि जी ठीक है गवर्नमेंट के हवाले कर दो, पुश इट अवे फ्रॉम हियर। बट देयर वर 3 और 4 जजेस, वो कह रहे थे हम खुद करें। बट वो इंटरेस्टिंग ये है कि दे वर ऑल एलिजिडली प्रो पीटीआई जजेस, इसलिए फिर उनकी बात नहीं सुनी गई। अब ये बातें सारी चलती हैं, ओके, कोई एविडेंस नहीं है भाई, हाउ कैन वी से फलाना इज अ प्रो पीटीआई, फलाना इज नॉट अ प्रो पीटीआई जज, मगर लोग तो कहते हैं ना, कहानियां तो बनती है ना, और वो जजमेंट्स के बेसिस के ऊपर बनती है। हाँ, बैकग्राउंड भी है ना, ऐसे तो मैं ये समझता हूँ कि ये हम ये समझ रहे थे कि इसके साथ जुडिशरी स्ट्रेंथन होगी, मगर अब एक नया पहलू निकल आया है कि इसके साथ बहुत से जजेस जो हैं उनके बारे में भी कहानियाँ आएंगी अब, कि वो कितने कमज़ोर थे, या उन्होंने कोई कॉन्डक्ट ठीक नहीं किया, या ये नहीं किया वो नहीं किया। मगर इसके बावजूद मैं फिर कहूँगा कि इसका असर ज़रूर पड़ता है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस या जुडिशरी के ऊपर प्रेशर, इसके बाद उस किस्म का प्रेशर नहीं आएगा, बिकॉज जब ये बातें बाहर निकलती हैं तो जो कीचड़ जो उछाला जाता है वो कुछ उसमें कोई भी नहीं बचता। अब ये जजेस हैं, इनको पता होगा कि हम जो कर रहे हैं इसके बाद हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर कहानियाँ निकलेंगी, हमारा मीडिया ट्रायल, हमारी भी मीडिया ट्रायल शुरू हो जाएगी, तो उसके बावजूद दे हैव डिसाइडेड टू डू दिस। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि ऑन द होल अगर आप लॉन्गर टर्म व्यू लें तो इसके साथ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर पहले इतनी डायरेक्ट इंटरवेंशंस करती थी कि लोगों को थ्रेट्स देनी आती है, तो वो थोड़ा पीछे हटेंगे अब। आई थिंक एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इतना भी इस्टेब्लिशमेंट को अग्रेसिवली अपने जो ड्यूबियस ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नहीं परस्यू करना चाहिए। ये इमरान खान के ज़माने में हुआ, इससे पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, मगर ये है कि जितना ये कम हो इट्स गुड फॉर द जजेस। तो स्पीकिंग अप इज ऑलवेज गुड। अगर आप खुद भी बदनाम होते हैं, डजंट मैटर, बट स्पीक अप। तो आई थिंक वो ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव्ड। ओके, कितने पहलू हैं एक मामले के, और फिर वक्त के साथ साथ पता चला पहलू हावी रहा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें ना सारे उंगलियां दांतों में दाबे सोच रहे होते हैं, विल हैव द लास्ट लाफ, और ये मामला है हमारे वज़ीर दाखिला
और हमारे वज़ीर आज़म के दरमियान। ऐसे इंप्रेशंस आते हैं, ऐसी बातें पता चलती हैं, स्टोरीज आती हैं बाहर, जैसे शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान खटपट है। और एक शो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि मोहसिन साहब कुछ और चाहते हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर आमादा नहीं। लेकिन आखिर को क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जो मंजूर एस्टैब्लिशमेंट होता है। नहीं अच्छा, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकती, इसलिए मैंने कनी कतराई। लेकिन अब जो कल एक बड़ा चेंज आया, और वो चेंज ऐसा था जो केयर टेकर सेटअप में सब कहते रहे कि चेंज कर दें भाई, आईजी इस्लामाबाद को चेंज कर दें, वो नहीं हिले। लेकिन कल हिल गए और उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का कहा गया। और यहाँ से जो पहले डीआईजी ऑपरेशंस थे लाहौर के, जिनकी आंख भी ज़मान पाक ऑपरेशन में ज़ख्मी हुई थी और फिर आईजी ने जाके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की थी, अली नासिर रिजवी साहब आईजी इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए। इसके अलावा सेक्रेटरी दाखिला की भी अपॉइंटमेंट हो गई है। इसमें किसका हाथ ऊपर रहा? ये किसके? नहीं, किसी का हाथ ऊपर नहीं रहा। देखिए, हुआ ये था कि नकवी साहब ने कुछ मांगे थे लोग, अच्छा, जिन्होंने उनके साथ पंजाब में काम किया था, जिनके साथ वो कंफर्टेबल थे। अच्छा, उसमें हमारे आईजी साहब भी थे और चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे। अच्छा, तो उधर पुलिस अफसरों के खिलाफ कि पुलिस अफसर को बनाना सेक्रेटरी, ये डीएमजी ग्रुप ये पसंद नहीं करता बात जी। ये पुरानी चीज़ है। फौजी जो रिटायर या लेटरल ट्रांसफर आ जाते हैं कैप्टन से उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। डीएमजी को उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डीएमजी को पुलिस अफसरों के साथ प्रॉब्लम है, बिकॉज इनके जो हायरार्की है उसमें अंदर पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान नीचे स्केल पे है और डीएमजी जो है वो ऊपर है जी। तो इसलिए डीएमजी, अगर पुलिस वाला कोई डीएमजी की जगह ले ले, ग्रेड 22 सेक्रेटरी, तो तकलीफ होती है डीएमजी को। अच्छा। ये लोग दे स्टिक टुगेदर। ओके। अभी वो डीएमजी ग्रुप में जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में आपको पता है कौन साहब बैठे हुए हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के चहेते भी हैं, और ऊपर से इज अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, टॉप सिविल सर्वेंट। हाचीमा साहब की मैं बात कर जी, आई नो वो कंट्रोवर्शियल भी हुआ, इसलिए मैंने नाम लेने तो अब बात ये है कि परहेज किया। प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस क्या दी होगी हाँ। कि मोहसिन नकवी साहब इनको लाना चाह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया सर। तो यहाँ तो हमें वी शुड बी द वंस टू टेल के कौन सा, हमेशा हम ही बताते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है तो इसमें तो वी विल अपॉइंट द सेक्रेटरी। ओके। और स्पेशली क्योंकि एक किस्म का आउटसाइडर आ गया है एज अ मिनिस्टर, लैटरल एंट्री पैराशूट करके एक साहब आ गए जिनका कोई सियासी रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है। इनकी शोहरत जो है एज अ पॉलिटिशियन, व्हीलर डीलर तो एक साल में हुई है ना, या 1.5 साल हो गया। और इनकी जो सिफारिश है वो जाहिर है बड़ी बहुत पावरफुल सिफारिश है, तो इसलिए इनको इतनी और अहमियत नहीं देनी चाहिए। इस किस्म की एडवाइस दी गई होगी प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा होगा नहीं यार वो थोड़ी गल अपनी जगह, मगर वो बड़े साहब अगर कह देने तो फिर सानू करना पएगा। तो फिर सोचा होना तो फिर की करिए। उन्होंने कहा सर वो तो मीडिया के विच ऑलरेडी शुरू हो गई बात कि शहबाज शरीफ के बंदे होंगे या मोहसिन नकवी के बंदे होंगे, तो सर इसमें तो अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हम उड़ जाएंगे, और उनके बंदे लगा देते हैं तो हम उड़ जाएंगे, और अगर वो उनके बंदे नहीं लगाते तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे, कंप्लेन कर देंगे कि देखो जी आपने तो मुझे वादा किया था, एस्टैब्लिश वालों को कहेंगे आपने वादा किया था विल गिव यू व्हाट यू वांट, तो यहाँ तो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, तो मैं डिलीवरी कैसे दूंगा। तो फिर इसका क्या किया जाए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने क्या होना कि यार मोहसिन बुला लेने, गल कर लेने। अच्छा। तो वो गल की हुई, गल हुई कि यार मोहसिन ए मसले ने तो एक ऐसा काम करिए ना कि ना यू आर नॉट अ विनर एंड आई एम नॉट अ लूजर। तो ऐसे करिए कि लेट्स डू समथिंग जिसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग की होगी कि जो डीएमजी का एक बंदा तुसी रख लो, तो पुलिस का बंदा असी तुहानू दे देंगे। तो पुलिस का बंदा आईजी मोहसिन नकवी की सिलेक्शन हो गई, और सेक्रेटरी की सिलेक्शन शहबाज शरीफ की हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। सेक्रेटरी और डीआईजी ऑप्स थे यहाँ was close to the previous administration in Punjab, because he was also one of the selected ones from IG साहब के भी बड़े फेवरेट थे, and a very dynamic officer, but you know how things are. तो मैं ये समझता हूँ this is a compromise, nobody is, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा, दोनों साइड्स जीत गई हैं। अंडरस्टैंडिंग एक और जगह पे भी देखी गई। आपने बंदों की बात की तो विनर मिला के टोटल 11 आदमी थे, 11 में से एक तो जीत गया,
केड़े 11 की गल हो रही है? क्यों तुम इतनी कॉय हो रही हो? असल में स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। ये NA 207 है, बाई इलेक्शन का मामला है और वहाँ आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ी थी और उनके मुकाबले में 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और उसमें से 7 के हो गए मुस्तरद, 3 ने खुद ही वापस ले लिए और जिनके मुस्तरद हुए उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। कमाल हो। ये क्या हुआ? ये आसिफ जरदारी साहब मतलब अहमियत नहीं उनको डबल PhD हमने दी हुई। अच्छा डबल PhD का शुक्र है, मैं कुछ और नहीं वो बस तो बात ये है कि किसी ने पूछा किसी से अच्छा कि इसकी क्या ज़रूरत थी कि अनअपोज्ड इलेक्ट खड़े होने देते 2-3 लोगों को, क्या फर्क पड़ता? मुकाबला करके हारते हैं ना, बिना मुकाबला के बजाय मुकाबला करके जीतते। और एक खातून जिन्हें वो फर्स्ट लेडी भी करार दे अगर 3-4 लोग खड़े हो जाते कोई 5,000 4,000 3,000 और थोड़े 40,000 50,000, हाँ फर्क होता, पता मतलब है ठीक ठाक बात होती। आपने क्यों सब बैठ गए या बैठा दिए गए या रिजेक्ट हो गए? इसकी जरूरत क्या थी? आफ्टर ऑल लोगों को याद है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी लड़काना से इसी किस्म की चीज़ हुई थी। उन्होंने भी 1977 की इलेक्शन में लोगों को बिठा दिया था। लोगों को बिठा दिया? हाँ, वो कोई नहीं बिठा दिया, कोई चुप के गए, कोई बैठ गए, वो चुप के भी गए सब, गायब भी हो गए, डिसअपीयर हो गए थे। और क्योंकि वो कहते थे कि मैंने अनअपोज्ड होना है, तो लोगों को याद आ गया कि यार वो भुट्टो साहब भी तो हुन मतलब 30 ईयर्स लेटर 40 ईयर्स लेटर जो भी है ये हो गया। तो किसी ने किसी को पूछा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो किसी ने आगे से जवाब दिया कि दरअसल वो बच्ची थी, गर्मी बड़ी है, मिट्टी शिट्टी उन्हें की खानी सी, तो हमने सोचा कि उसको वैसे ही करवा देते हैं, अनअपोज्ड ही करा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जीत तो जाना ही था। एंड आफ्टर ऑल शी इज़ not up to this. So because she was going to be a winner anyway, so what's the big deal? गर्मी ने फेवर कर दी। Yes. गर्मी, और अच्छा देखे 10 थे मुकाबले में, कोई एक चूच नहीं हुई। This is the power. This is the power. The king. Yes. very interesting. President. Now president. Now the president. हाँ, फिर वालिद हो तो ऐसे हो, इतना ख्याल रखने वाले हो। आसिफा भुट्टो इज सो लकी। हाँ, मतलब मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा किसी ने किसी को पूछा। नहीं मतलब गुड लक भी तो है ना, गुड लक चाम भी तो है आसिफा के। बिलावल साहब भी कुछ अरसे से खामोश हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी चिड़िया को भेजना पड़ेगा कि हमजा और बिलावल के बारे में कोई खबरें लेके आए। कहाँ हैं आजकल? दोनों कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? गुमसुम। हाँ, तो मेरा ख्याल है अगले प्रोग्राम में आप खबर देंगे। मैं फिर चिड़िया की खबर आपको दूंगा कि दोनों बच्चे पुत्रे की करते पे। एतकाफ का तो अभी वक्त नहीं आया, उससे पहले ही वो खामोश हैं, तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मसरूफियात क्या है? हम आने वाले प्रोग्राम एक हाफ में बैठ सकते हैं, दूसरे का मैं नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, चलें इस पे अभी अधूरी छोड़ते हैं बात, आने वाले प्रोग्राम्स में करेंगे मुकम्मल। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब आपसे सवालों की बारी, और ये आपकी किस्मत है कि मोहसिन नाम का एक और मोहसिन मुनव्वर लाहौर से आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, चुपता हुआ सवाल जी। क्या सर आप ये समझते हैं कि इन फ्यूचर कोई ऐसे हालात बन सकते हैं कि अवाम अपने हक के लिए बाहर निकल आए? कोई इस तरह का सर आप देख रहे हैं अभी, या अभी आप समझते हैं कि नहीं अभी अवाम में हौसला है, हिम्मत है अभी? अवाम कब निकलेगी? ओ भाई, अवाम है कौन? पहले तो ये पता है ना, अवाम से मुराद क्या है। इनसे मैं पूछूंगा कि अवाम कौन सी है। ताजर अवाम का हिस्सा है, सरमायादार अवाम का हिस्सा है, फौजी अवाम का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेट्स अवाम का हिस्सा है। तो अवाम कौन है? गरीब अवाम। ठीक है जी। अच्छा, अब गरीब अवाम जो है वो बिखरी हुई है, कबायली हैं, उसमें सेक्टेरियन हैं, उसमें क्लास के प्रॉब्लम्स हैं, फिर जनरेशन के प्रॉब्लम है, फैमिलीज के अंदर डिवीजन है। तो कब किसकी आप बात कर रहे हैं, कौन सी अवाम? ये कोई उस किस्म का मुल्क नहीं है जैसे ईरान है, सारे शिया हैं, सारे इत्तेफाक है ऑन वेरियस इश्यूज रिगार्डिंग देयर रिलीजन। यहाँ तो मज़हब के ऊपर इत्तेफाक नहीं है। फिर ये कि रीजनल इतनी इनइक्वालिटीज़ हैं, इतनी डिफरेंसेस, पॉलिटिकल अप्रिसिएशन की या मैच्योरिटी की इतनी डिफरेंसेस हैं
किसी रीजन के अंदर नेशनलिज्म है, किसी रीजन के अंदर एंटी नेशनलिज्म है। फॉर एग्जांपल पंजाब इज एंटी नेशनलिस्टिक, बलोचिस्तान इज वेरी नेशनलिस्टिक, सिंध इज डिवाइडेड बिटवीन सिंधी नेशनलिज्म एंड महाजर नेशनलिज्म, पश्तूनों के अंदर देयर इज रिलीजियस नेशनलिज्म एंड प्रोविंशियल नेशनलिज्म एंड एथनिक नेशनलिज्म। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कंट्री इतनी डिवाइडेड हो और इतनी डाइवर्स हो, उसके अंदर अवाम, और गरीब तो हर जगह पे हैं, तो उनको लीड अवाम खुद तो नहीं निकलती ना, अवाम को निकाला जाता है। राइट। जब खुद निकलती है ना तो पता लगता है जी कि फलानी जगह पे वो ताजिर 300 ताजिर 400 ताजिर निकला है, वो फिर अवामी चीज़ नहीं बनती ना। अवाम तो बनती है कि जब एक फ्लड आता है, कराची में भी अवाम खड़ी हो गई, लाख बंदा निकल आया, लाहौर में भी लाख बंदा निकल आया। ये जबकि PNA का मूवमेंट चल रहा था 1970s में, 77 में, तो उस वक़्त हर रोज़ जलसे, बहुत बड़े बड़े जलसे निकलते थे हर शहर से। तो यू कुड से कि अवाम बाहर निकला ये भुट्टो साहब के ख़िलाफ़। अगर वो अवाम बाहर ना निकलती उस तरीके से तो शायद भुट्टो साहब अग्री भी ना करते कि एक दफ़ा फिर से इलेक्शन की जाए। और क्योंकि वो निकले थे, एक माह के लिए नहीं, पूरे 2-3 महीने वो निकलते रहे, और फिर आर्मी इंटरवेंशन हुई। ठीक है। तो इस मुल्क की तारीख में 2 या 3 दफ़ा मुझे याद आती जबकि अवाम निकली ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन। हाँ। और वो भी ऑन इट्स ओन नहीं थी, बिकॉज जाहिर है निकालने के लिए भी, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। अयूब खान के खिलाफ स्टूडेंट्स का रिवोल्ट था, जो कि, और वो आखिरी स्टेजेस पे था अयूब खान, और याया खान साहब बैठे हुए थे कुछ करने के लिए। तो सिचुएशन ऐसी बनी कि छोटा सा अवामी रिवोल्ट, स्टूडेंट लेड 3-4 जगह पे, उसके साथ धक्का लग गया, और जो लोग टेक ओवर करना चाह रहे थे टेक ओवर कर लिए। मगर अदरवाइज तो अवाम उस तरीके से तो कभी नहीं निकली। अच्छा, डाइवर्स सिर्फ हम नहीं है, इंडिया भी है, लेकिन आप वहाँ फार्मर्स की, किसानों की मूवमेंट देखें। हाँ वो देखिए, पर क्या हुआ, और सिटीजन एक्ट देखें। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ प्रेशर तो बिल्ड किया ना। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं हो रहा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सारे पंजाब के फार्मर्स निकल आए और नरेंद्र मोदी ने कहा कर लो जो करना चाहिए, नहीं करता। तो वो भी आप कह सकते हैं पंजाबी अवाम निकली, मगर पंजाबी अवाम में भी तो सिर्फ काश्तकार निकले, और भी तो बड़े बड़े लोग हैं ना पंजाब के अंदर, नॉट जस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट। तो अवाम जब निकलती है तो वो एक इनकलाबी किस्म की चीज़ होती है, वो सारे मुल्क को लेती। अब पेशावर में अगर अवाम निकलती है, जो कि ऐन मुमकिन है, क्योंकि वहाँ 80% लोग जो हैं वो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, अक्रॉस क्लासेस एंड अक्रॉस रिलीजन, स्वाय मौलाना के छोटे मोटे जो हैं वो नहीं, बाकी देर ऑल लाइंड अप बिहाइंड इमरान। तो वहाँ की तो कह सकते हैं कि अवाम निकलती है, मगर उसका फ़र्क नहीं पड़ता ना, आउट इन द प्रोविंस। उसका इस्लामाबाद के साथ क्या ताल्लुक है? या तो होना कि वहाँ से पता चले लाख बंदा सोटियाँ लेके, हथियार लेकर निकल आया और इस्लामाबाद मार्च कर रहा है, फिर तो आप कह सकते हैं कि एक सीरियस सिचुएशन होगी। वो तो है नहीं। तो इसी पंजाब के अंदर आपने देख ही लिया, जब आवाम निकलती है तो क्या होता है, लिबर्टी में 300 लोग निकल आते हैं, माल रोड पे 500 आ जाते हैं, या 1000 हो जाते हैं, या 2000 हो जाते हैं। उसके साथ यू कांट से कि अवाम निकली, और इस कद की लीडरशिप भी नहीं है। और इसलिए ये मुल्क, इतनी डिवीजन है इस मुल्क के अंदर। आजकल तो डिवीजन घरों के अंदर है। वालिद साहब कहते हैं मैं नून लीग वास्ते वोट पाना है, पुत्र तीक कहती है PTI वास्ते पाना, जो कि बहुत रेयर चीज़ है ना। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इसलिए मैं नहीं समझता कि अवाम निकलेगी। अवाम अगर निकलती है, जो उस चीज़ के ऊपर जो कॉमन होती है, इस वक्त महंगाई कॉमन है, सियासी तो व्यूज़ हर के अपने अपने हैं ना, मगर महंगाई इज़ अ कॉमन फैक्टर। मगर क्या फिर भी डिस्पाइट दैट, क्या अगर महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज होता है यहाँ, तो क्या कौन सी पार्टी उसको लीड करेगी? फिर क्या बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी उसी चीज़ की निकलेगी चीज़? क्या एक दिन के बाद ठप हो जाएगी, या क्या उसको एक सियासी रंग दिया जाएगा? सियासी रंग देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो वो स्पॉन्टेनियस किस्म की कुछ चीज़ हो जाए, मगर उसको भी फिर लीड करने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए यू नीड पॉलिटिकल वर्कर्स, यू नीड पॉलिटिकल पार्टीज। Right. Without political parties, there can be no revolution, there can be no mass agitation. डायरेक्शन ही आपको नहीं मिलेगी ना। 77 में जमात इस्लामी एंड अदर्स वर इन्वॉल्व्ड, तो अब कौन सी, अब PTI एक है ना, वही करेगी ना, बाकी सारी जमातें उसके खिलाफ खड़ी हैं। तो PTI ने तो करके देख लिया ना, कि कोशिश की है कि अवाम को निकालें। हालांकि हम सब कहते हैं कि 60% 70% वोट जो है उनका है, मगर फिर क्या वो निकलते हैं? लोग नहीं निकलते ना। वोट डालने के लिए वो आगे
चुप करके वोट डाल के वोट डाल के निकल वो गए। एक क्या दिन की वो बात है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए बाहर निकलेंगे इन द थाउजेंड्स और लड़ाई करेंगे? नहीं, सस्टेन्ड नहीं हो वो सकता। चेयरिंग क्रॉस पे सलमान राजा साहब पहुंच जाएंगे और साथ उनके 500,000 बंदा होगा मैक्सिमम, और ठीक है जी 2 लाठियां पहन गया, सारे आराम ना दिल जंप इनटू द वैन्स एंड गो टू द थानास एंड फ्रॉम देयर दे विल कम होम नेक्स्ट डे। तो मतलब है दिस इज नॉट कि आवाम कब खड़ी होगी। ठीक है, यानी कि वो 9 मई के बाद तो अगर ऐसा कुछ सोचे भी तो वो हो नहीं सकता है दोबारा 9 मई के इंसिडेंट के बाद, वैसे कंट्रोल कर लिया गया। वो भी जो 9 मई के बाद दैट वाज लेड बाय पर्टिकुलर पार्टी इश्यूज थे उसमें, इसीलिए तो वो कंस्पिरेसी थे ना। अगर खुद अवाम ये करती तो फिर तो इशू नहीं था। हाँ। और वो भी अवाम पीटीआई की अवाम थी। ठीक है, फॉलोअर्स उन्हीं के थे ना, उन्हीं के थे, और वो बड़े टारगेटेड किस्म की चीज थी। और वो अगर वो चलती तो क्या एक दिन 10 दिन खींच सकते थे? नहीं, एवरी डे अवामी मूवमेंट लास्ट सम टाइम। खोमेनी पेरिस में बैठा हुआ था जब ईरान के अंदर वाइड स्केल अवाम बाहर निकल आई थी, और वो चलती रही, इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फिर म्यूचुअल ग्राउंड चाहिए, ऑनस्लॉट थी अवाम की, मोमेंटम बन गया, हर रोज निकलते थे। फिर जाके खोमेनी साहब ने फैसला किया कि अब मैं जाऊंगा, तो जब मैं जाऊंगा तो शाह ईरान की छुट्टी हो जाएगी। तो यू सी यू नीड अ सस्टेन्ड मूवमेंट। ये एक दफा बाहर निकल के कुछ नहीं होता, एक जलसा करके कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये अब हमारे पास टाइम शॉर्ट है लेकिन क्वेश्चन बड़ा जामे है, प्रोफाउंड सा, उस पर जवाब चाहिए होगा। राना साद क्या पूछना चाह रहे हैं? ये जो पार्लिमानी निज़ाम है पाकिस्तान का, ये अगर आप तारीख को हम स्टडी करें तो ये इसने पाकिस्तान को बैकफुट पे डाली रखा है, यानी तरक्की नहीं करनी दी, और इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पूरा निज़ाम है पार्लिमानी, ये जब से आप पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लें, जब भी दूसरा निज़ाम आया यानी जमहूरियत मार्शल आई है, तो उसमें मुल्क की तरक्की हुई है। तो इस निज़ाम को हम बदल क्यों नहीं लेते? ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है, जो सेनेटर MP सबको मिला के कुल तादाद 1000 के करीब होती है। इसके अलावा वुज़रा और मशीरान भी होते हैं, और इन पे अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं, ये हमारा मुल्क इनका बोझ नहीं उठा सकता। तो हम क्यों ना एक छोटा सा निज़ाम लेके आए जो मुल्क की तरक्की का गामजन हो। अच्छा, अब मुल्क की तरक्की क्या होती है? क्या अगर मुल्क की तरक्की से मुराद ये है कि जी किसी जनरल को बैठा दें और उसे कहें कि जी 8 लोगों की जनरलों की कैबिनेट बना लें, बाकी सब छुट्टी करा दें, तो वो एक तो वो सलूशन है आपकी। मगर वो सलूशन तो ट्राई कर ली है ना आपने। ये मैं सबको याद दिलाता हूँ कि ये लगता बड़ा अच्छा है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम फेल हो गया, इसका ये मतलब है कि आप मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ तो 30 साल इस मुल्क में रहा है, क्या हुआ उसमें? क्या निकला? वो कह रहे हैं तरक्की की है। कौन सी तरक्की की? अगर तरक्की की होती तो गुर्बत रहती इस मुल्क में। तरक्की कहाँ, कौन सी तरक्की हुई? तरक्की किस किस्म की हुई वो, और उसकी क्या कीमत आपने अदा की और किसकी तरक्की हुई? अयूब खान के ज़माने में वो कहते हैं तरक्की हुई, मगर 22 ख़ानदान की तरक्की हुई। ये जिसने तारीख़ पढ़ी है, अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम ये था कि उनके ज़माने में गुर्बत बड़ी थी और जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर हो गए थे, और लगता है ऐसा था कि बिल्डिंगां बन रही हैं ने, जहाज़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और तरक्की हो रही है। मगर तरक्की कैसे हुई? आपने अमेरिका की ग़ुलामी की, ये कीमत आपने अदा की। अमेरिका की जंगें लड़ी, अमेरिका की ग़ुलामी की, और आपने कुछ इदारे आपके हैं वो अमीर हो गए, और कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो अमीर हो गई। मुशर्रफ के ज़माने में एक पूरी डिबेट चली थी कि पॉवर्टी लाइन जो है पाकिस्तान कि वो कितनी कम हुई या ज़्यादा हुई। अच्छा। और वो डिबेट भी ये शो करती थी कि पॉवर्टी लाइन कम नहीं हुई, तरक्की कौन सी हुई? तो तरक्की किसकी बात जब आप करते तरक्की होगी, तरक्की किसकी हुई? अमीर लोगों की तरक्की हुई या गरीब लोगों की तरक्की हुई? तो ये सारी बात जी 6% ग्रोथ हो गई, और 6% ग्रोथ है जो तुसी उधार लिया सी अमेरिका को, वो तुहाडे गले पे है, और वो 6% किसकी जेब में गया, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारा सोच के बात करनी चाहिए कि जी पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है वो बड़ा करप्ट निज़ाम है। लेकिन बार बार बहस क्यों होती है? ये वो बस इंस्पायर्ड है ना। अब ये होता यही है कि ये सवाल खड़े होते हैं जबकि पार्लियामेंट्री निज़ाम चल रहा होता है, बिकॉज वहाँ पाबंदियाँ नहीं होती ना। हम लोग बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं। अभी मार्शल लॉ लगा होता तो ये पार्लियामेंट्री निज़ाम के हक़ के में बात करते तो क्या वो चलनी थी? नहीं चलनी थी। हमने तो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना देखा है, अयूब खान का ज़माना देखा, हमें पता है कि क्या तशद्दुद होता था और क्या नहीं होता था, और कौन सी तरक्की हुई और किसकी तरक्की हुई। तो ये जो ना जी कि जी तरक्की होगी, अच्छा तरक्की की बात है तो फिर ये है, मैं आपको एक और इन साहब को एक सलूशन देता हूँ
तो आप ऐसे करें कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना उसकी तरक्की कराएं। आप पार्लियामेंट्री निज़ाम जो है सारी दुनिया में क्यों चलता है, वो लोग कहते हैं कि ये सारे निज़ाम जो हैं उनमें खामियां हैं, इसमें कम से कम खामियां हैं। ठीक है, इसको ठीक करें, इस हमाम को पानी साफ करें, इसके अंदर लोगों को साफ करें, तो इसके अंदर कोई तब्दीलियां लाएं। ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म जो है ना, इस्तिबदादी निज़ाम, तो वो हमेशा आपको ऐसे जगह पे ले जाती है जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आज भी जो यहाँ जो जिस किस्म की हुकूमत इमरान खान चलाना चाह रहा था, उसका नतीजा आपने देखा। जो सारी टेररिज्म हो रही है ये उस निज़ाम की ये रिज़ल्ट है जिसमें आपने खान साहब ने कहा कि सब सियासी जमातों को ख़त्म करो, और वो तो पार्लियामेंट के इतने ख़िलाफ़ थे कि वो पार्लियामेंट में नहीं जाते थे। याद है आपको, जब वो धरने कर रहे थे तो खड़े होकर पार्लियामेंट को गालियाँ देते थे, फिर बॉयकॉट किया पार्लियामेंट को। तो फिर आप बुला लें खान साहब को, डिक्टेटरशिप बना दें उनको, आप भी फारग, हम भी फारग, प्रोग्राम भी फारग, सारे फारग, और फिर तरक्की हो जाएगी। बात ये है जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन नज़र आती है ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक टाइम्स, ड्यूरिंग अथॉरिटेरियन टाइम्स करप्शन नज़र नहीं आती, होती है। कि आप इसीलिए आप अगर देख लें करप्शन इंडेक्स जो है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, तो वो मिलिट्री रूल के दौरान वो ये नहीं होता कि करप्शन इंडेक्स कम हो जाता है। वो खामोश रहता है बस, और वो खामोश रहता है या वो फिक्स हो जाता है जहाँ होता है। और खान साहब के ज़माने में जब इतनी करप्शन के खिलाफ कैंपेन चली हुई थी और दिन रात करप्शन ख़त्म हो रही है, हमारी हुकूमत बड़ी साफ है, उसके ज़माने में करप्शन बढ़ गई। रिपोर्ट देखी। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बड़ा आसान है ये कहना। इसकी जो सलूशन यही है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम को और साफ़ करें, इसको और इसके अंदर पाबंदियां लगाएं या इसके अंदर कोई सफाई करें, मगर लोकल गवर्नमेंट बनाएं जहां हर बंदा जो भी लोकल गवर्नमेंट का इलेक्टेड बंदा है वो अपने इलाके के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। इस सिस्टम को यानी ग्रास रूट लेवल से आप लोकल गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट्री निज़ाम के साथ चलती है, हर जगह पे चलती है। ये पाकिस्तान में है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम ऐसा बना है कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट नहीं चाहती, वो चाहती है सारे पैसे हमारे खुद कमजोर करते हैं उस निज़ाम को, तो कमजोरियां दूर करें, लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, तो फिर देखें कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये है सोल्यूशन इस सारे मामले का। अब आपको मिल गया। मजीद जानना चाहें तो इस नंबर पर स्क्रीन पर आपके सामने अपना सवाल वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए।